चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। ठीक है, आप सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मना चुके हैं और उसके बाद आप पुनः अपने काम पे लगे और अपने तैयारी को प्रारंभ करें। तो चलिए आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि बेहतर से बेहतर, बेहतरीन से बेहतरीन सेशन का लाभ आपको मिल सके और आपकी तैयारी को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल पृथ्वी की आयु से संबंधित। ठीक है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की आयु कितनी है, व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ। आपके पास विकल्प है 4.6 मिलियन ईयर्स, 4.6 मिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन ईयर्स, 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 करोड़ ईयर्स, 4.6 करोड़ वर्ष, 7 मिलियन ईयर्स। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग ने पिछले क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। आज आपको बताना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। तो इसका सही आंसर होगा 4.6 बिलियन वर्ष। ठीक है, सही आंसर है 4.6 बिलियन वर्ष। आप सभी जानते होंगे, याद रखिएगा कहीं कहीं पे 4.6 बिलियन को 5 वर्ष, सॉरी 5 बिलियन वर्ष है ना, 5 वर्ष, 5 बिलियन वर्ष भी लिखा मिलेगा। तो कहीं कहीं पे आप देखिएगा 5 बिलियन, तो इसको राउंड फिगर में 5 बिलियन वर्ष बोला जाता है। इसके अलावा कभी कभी आपसे तारे के बारे में पूछा जाएगा, एक तारे की सामान्य आयु कितनी है। ठीक है, या एक सामान्य तारे की आयु। तो याद रखिएगा सामान्य तारे की आयु, तारे की आयु कितनी है, तो 10 बिलियन वर्ष। ठीक है, सामान्य तारे की आयु 10 बिलियन वर्ष है। इसके अलावा सूर्य की कभी कभी पूछ दिया जाएगा सूर्य की आयु। तो याद रखिएगा सूर्य की आयु भी 4.6 बिलियन वर्ष माना जाता है। ठीक है, 5 वर्ष बिलियन वर्ष, तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य भी पूरा कर चुका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि निहारिका से ही सभी आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति हुई है। निहारिका का जो केंद्रीय भाग था उससे सूर्य बना और उसी से 9 छल्ला बाहर निकला। निहारिका परिकल्पना में ये बात बताया गया है लाप्लास के द्वारा कि उन्हीं 9 छल्लों से 9 ग्रह बना है और सभी ग्रहों के अवशेष के पश्चात जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रमा को फोसिल प्लेनेट भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह ये चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए दूसरा सवाल, विच वॉज द मेन गैस ऑफ सोलर नेबुला। सौर निहारिका की प्रमुख गैसें क्या थी। आप लोग सभी जानते हैं कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो ब्रह्मांड है उसमें आद्र पदार्थ विद्यमान थे, पदार्थ विद्यमान थे और ये जो पदार्थ थे, ठीक है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये भंवर के रूप में गैसों का बादल था। इसी गैसों के बादल को निहारिका कहा गया था। ठीक है, इसी गैसों का बादल को निहारिका कहा गया था। तो निहारिका क्या है, धूल कण तथा प्रारंभिक ब्रह्मांड में धूल कण तथा गैसों के विद्यमान बादल को निहारिका कहते हैं। और निहारिका को और याद रखिएगा खगोलीय नर्सरी भी बोला जाता है, खगोलीय नर्सरी भी इसी को कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल पूछे तो कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि निहारिका में प्रमुख गैसें क्या थी। तो याद रखिएगा निहारिका में प्रमुख गैसें हाइड्रोजन है, निहारिका में प्रमुख गैसें हाइड्रोजन है। और तारे के निर्माण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो तारे का निर्माण भी निहारिका से ही हुआ है और निहारिका में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, निहारिका में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस होता है और हाइड्रोजन जो है लगातार नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हीलियम में परिवर्तित होता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसको नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। तो तारे में ऊष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन किस रूप में है। तो याद रखिएगा ईंधन के रूप में जो हाइड्रोजन है
वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। ठीक है, ईंधन के रूप में जो हाइड्रोजन है वो प्लाज्मा के फॉर्म में पाया जाता है। तो निहारिका की प्रमुख गैस कौन सी थी? तो याद रखिएगा, निहारिका की जो प्रमुख गैस थी वो हाइड्रोजन था। चलिए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। आइए तीसरा सवाल, हाउ मेनी ईयर्स एज डिड द मून फॉर्म? ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड द मून फॉर्म? चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? आपको बताना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है। आपके पास विकल्प है 5.44 बिलियन ईयर्स, 3.44 बिलियन ईयर्स, 4.44 बिलियन ईयर्स और 2.44 बिलियन ईयर्स। तो बताइए कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई है? इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही आंसर है सी, 4.4 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो 4.4 बिलियन ईयर्स एगो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, 4.4 बिलियन वर्ष पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ है और चंद्रमा को फोसिल प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो था वो बिग स्प्लिट था। बिग स्प्लिट के बारे में याद रखिएगा, पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे। इसमें सवाल पूछा गया था कि बिग स्प्लिट किससे संबंधित है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, बिग स्प्लिट जो है वो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज एन इनर प्लेनेट? आपके पास ऑप्शन है अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति और प्लूटो। तो बताइए कि इनर प्लेनेट कौन सा है। देखिए, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट की जहां तक बात करें तो याद रखिएगा, सोलर सिस्टम जब देखेंगे, सोलर सिस्टम का इमेज आप देखिएगा तो सोलर सिस्टम में एक है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह इसको कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह क्या है? रॉकी पार्टिकल से बना हुआ छोटा छोटा रॉकी पार्टिकल्स है। ठीक है, चट्टानों के टुकड़े हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। तो सूर्य, ये क्षुद्र ग्रह से अंदर जो होगा उसको इनर प्लेनेट कहते हैं। कौन कौन सा होता है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये याद रखिएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, पृथ्वी, अर्थ मतलब, ठीक है, अर्थ का मतलब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और मार्स का मतलब मंगल। ये है सभी इनर प्लेनेट, ये इनर प्लेनेट। तो इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। कौन सा इनर प्लेनेट है देख लीजिए, इसमें से पृथ्वी दिया हुआ है तो इसका आंसर सही हो जाएगा अर्थ। जबकि आउटर प्लेनेट के लिए याद रखिएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये जुपिटर हो गया यानी बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। तो इस प्रकार से आठों ग्रह के बारे में यदि आपको इनर प्लेनेट पूछा जाए या सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए तो आप कर पाइएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज एन इनर प्लेनेट आपको बताना था कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो याद रखिएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो क्षुद्र ग्रह के अंदर है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर है, उसको इनर प्लेनेट बोला जाता है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाएगा आपसे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में इनर प्लेनेट, मरकरी, मार्स और जुपिटर के बीच है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में आपका बृहस्पति पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, सौर मंडल में कितने ग्रह? ठीक है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, आपको बताना है सौर मंडल में कितने ग्रह है। तो सही आंसर क्या होगा? 8 ग्रह। 8 ग्रह याद रखिएगा। सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह है? याद रखिएगा, वर्तमान में 8 ग्रह। अब वर्तमान क्यों बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा अगस्त 2006, अगस्त 2006 तक 9 ग्रह था। कितना ग्रह? 9 ग्रह था अगस्त 2006 तक, याद रखिएगा। अब अगस्त 2006 के बाद क्या हुआ ऐसा जिससे 8 ग्रह हो गया? तो याद रखिए एक संस्था का नाम है IAU,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ये जो है इनके द्वारा 2006 ईस्वी में ग्रहों की परिभाषा दी गई, ग्रहों की नई परिभाषा दी गई, नई परिभाषा दी गई है। और इसके लिए सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कहाँ हुआ था ये याद रखिएगा, तो चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में सम्मेलन हुआ था, प्राग शहर में सम्मेलन हुआ था। उसमें ग्रहों की नई परिभाषा दी गई थी, ठीक है। उसमें बताया गया था कि वैसा ग्रह, 3 शर्त रखा गया, वैसा ग्रह जिसका सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट हो उसको ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। तो पहला ऑर्बिट का बात किया। दूसरा जो शर्त रखा गया था वो मास का बात किया था कि मास इतना ज्यादा होना चाहिए, द्रव्यमान इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ है, इलिप्टिकल पाथ है, उसको वो पूरा कर सके। तो दूसरा मास के बारे में बोला गया था, पहला शर्त। दूसरा शर्त, अब आइए तीसरा शर्त की हम लोग बात करें तो तीसरा शर्त में बोला गया था कि ये ओवरलैप नहीं करता, ओवरलैपिंग का बात किया गया था, ठीक है, या किसी भी अन्य ग्रहों के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा एक ग्रह था जो सबसे छोटा और 9वां ग्रह माना जाता था, प्लूटो। प्लूटो जो है नेपच्यून के कक्षा को, नेपच्यून के ऑर्बिट को क्या कर रहा था, तो क्रॉस कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। इसके कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया, ठीक है, ग्रह की श्रेणी से अलग, श्रेणी से अलग किया गया। और प्लूटो जो है वर्तमान समय में, प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट। तो याद रखिएगा प्लूटो क्या है, तो ड्वार्फ प्लेनेट, बौना ग्रह, वर्तमान में बौना ग्रह है। तो 2006, अगस्त 2006 के बाद जब से ग्रह का नया परिभाषा दिया गया है, सौरमंडल में 8 ग्रह। किस ग्रह का कितना उपग्रह है ये याद रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। किस ग्रह का कितना उपग्रह है, तो उपग्रह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो सब याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, 8। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं, ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, और ये प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। वैसे जैसे जैसे सूर्य की दूरी के साथ क्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको याद रखना है। इसके अलावा मंगल आता है, मंगल, ठीक है, मास इसका 2 है, 2 उपग्रह, कौन कौन सा, तो फोबोस और डीमोस। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस, याद रखिएगा फोबोस और डीमोस। और यहाँ पे ध्यान रखना है डीमोस जो है सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, छोटा उपग्रह। तो ये देखिए 1 2 3 4 यानी इनर प्लेनेट का हो गया। आउटर प्लेनेट में आइए, इसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति का 69 उपग्रह है बृहस्पति का। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसको बोलते हैं गैनीमेडे। तो गैनीमेड याद रखिएगा, गैनीमेड। और गैनीमेडे के बारे में याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेडे। इसके अलावा आइए शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में, तो इसका है 88, तो 82 उपग्रह। और इसका जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं टाइटन, टाइटन याद रखिएगा। सौर ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है। और टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो इस प्रकार से यहां से सवाल पूछ दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह
टाइटन है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और इसी का उपग्रह सबसे बड़ा है गैनीमेड, सबसे बड़ा बृहस्पति का भी है, इसके अलावा सौरमंडल का भी है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का तो शनि है और शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है और टाइटन ही सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लेनेट। ठीक है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लेनेट। जोवियन प्लेनेट निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन का मतलब क्या होता है, दैत्याकार ग्रह, दैत्याकार ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, जोवियन ग्रह, दैत्याकार ग्रह या बड़ा ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, या तो जोवियन बोलेगा या तो गैसीय ग्रह भी पूछ देगा, कभी कभी गैसीय ग्रह भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो जोवियन ग्रह इसका मतलब जिसका आकार बड़ा है। तो जोवियन ग्रह का मतलब याद रखिएगा बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। आउटर प्लेनेट जो है उसी को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्लेनेट को ही जोवियन ग्रह। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी जो है जोवियन ग्रह हैं। तो आपको बताना है कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। सही आंसर 6 नंबर का क्या होगा, प्लूटो होगा। अब बताइए प्लूटो क्यों है, सॉरी बुध होगा। 6 नंबर का बुध होगा। प्लूटो क्यों नहीं होगा, यहां पे ध्यान देना है। प्लूटो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो बौना ग्रह, ये बौना ग्रह है, ये तो अलग कैटेगरी में चला गया। प्लूटो जो है बौना ग्रह में चला गया, तो वो तो होगा नहीं, मरकरी होगा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, तो पार्थिव ग्रह। कभी कभी यदि आपसे पूछ दिया जाएगा तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। ठीक है, इनर प्लेनेट को ही पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इसमें ये जो है वो आपका जोवियन ग्रह नहीं है, मरकरी जोवियन ग्रह नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अभी अभी आपको बता चुके हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी इसका आंसर बता दिए हैं आपको। तो आपके पास विकल्प है जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वीनस। तो याद रखिएगा बृहस्पति। सही आंसर क्या होगा, बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सैटर्न होता है, तीसरा सबसे बड़ा यूरेनस होता है, चौथा सबसे बड़ा आपका नेपच्यून होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। चलिए अगला सवाल, विच इज नॉट इनर प्लेनेट। आपको बताना है कौन सा भीतरी ग्रह नहीं है, कौन सा भीतरी ग्रह नहीं है। चलिए, तो सही आंसर कौन सा होगा, शनि, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इनर प्लेनेट याद रखिएगा कौन कौन सा है, इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट ये भी आपको बता दिए हैं। तो आगे पीछे करके ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये जो है इनर प्लेनेट है। अब यहाँ पे देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ ये तो इनर है। सैटर्न जो है भीतरी ग्रह नहीं है, ये जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, सैटर्न होगा, शनि होगा। चलिए अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को लग रहा होगा कि सवाल आसान है। यदि आप पढ़े होंगे तो सवाल आसान है, यदि नहीं पढ़े होंगे तो सवाल कठिन हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो सवाल कठिन हो जाएगा। और ये 11th के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर होगा, सर दूसरा नहीं तीसरा चैप्टर होगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपको 11th की एनसीईआरटी देखिएगा, 6 वाला आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसी का विस्तारित रूप आपको पढ़ना है। ठीक है, 6 क्लास में पहला सोलर सिस्टम है, वही चीज को आप यहाँ पे 4th चैप्टर में पढ़ते हैं विस्तृत रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, विच इज द मेन हेवेनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। आपको बताना है विच इज द मेन हेवेनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड
कौन सा है आपके पास विकल्प है बेस्ट, सूर्य, ट्रम्पलर और पृथ्वी। तो बताइए सौर मंडल का सबसे प्रधान ठीक है सदस्य कौन सा है, सूर्य होता है। सोलर सिस्टम का सबसे प्रधान जो है सूर्य है, क्योंकि सन जो है सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सूर्य जो है उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रधान सदस्य कौन सा हो जाएगा, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड तो सूर्य होगा। सही आंसर क्या है, सूर्य है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड इनर प्लेनेट। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। ठीक है, कौन सा आंतरिक ग्रह है, प्लेनेट विदाउट सैटेलाइट, बिना उपग्रह वाले ग्रह, गैसियस प्लेनेट वो ग्रह जो गैसीय है, प्लेनेट्स बिटवीन सन एंड एस्टेरॉइड्स, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, इसके अलावा प्लेनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन, प्लेनेट बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। तो आपको बताना है कि इनर प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि इनर प्लेनेट कौन सा है। सही विकल्प देखिए और आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का डायग्राम यदि आप देखे होंगे तो बीच में है सन, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद है ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट, मार्स के बाद क्या है एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। ठीक है, ये है आपका एस्टेरॉइड्स बेल्ट, एस्टेरॉइड्स, और इसके बाद है जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, यही है आपका। तो एस्टेरॉइड्स के इधर कौन कौन सा है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो जो एस्टेरॉइड्स और सूर्य के बीच में है वही इनर प्लेनेट है। तो सही आंसर क्या होगा, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच पाए जाने वाले ग्रह। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा, उसी तरह से आपका आंसर मोल्ड करेगा। तो याद रखिएगा सही आंसर ये। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच भी पूछा गया है। ठीक है, प्लेनेट बिटवीन अर्थ एंड सन, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा है, बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र याद रखिएगा, बुध और शुक्र जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। एक तरफ इधर पृथ्वी, सॉरी इधर क्या है सूर्य है और इधर पृथ्वी, इसके बीच में है। तो इसको अंतर्ग्रह कहते हैं। तो आपसे यदि सवाल पूछ दिया जाए अंतर्ग्रह कौन सा है, तो बुध और शुक्र जो है ये अंतर्ग्रह कहलाते हैं, और इस अंतर्ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो आपसे यदि सवाल पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन में यदि अंतर्ग्रह दे दिया जाए तो अंतर्ग्रह याद रखिएगा बुध और शुक्र है, और जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है उसको अंतर्ग्रह कहते हैं। ठीक है, और अंतर्ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, फिर यह यहाँ पे वे ग्रह जो गैसीय है, जो गैसीय है उसको तो आउटर प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, सही आंसर सी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वर फॉर्म्ड इन द क्लोज vicinity of the terrestrial planet were formed in the close vicinity of the, स्थलीय ग्रहों का निर्माण निम्न के निकट हुआ। स्थलीय ग्रहों का निर्माण निम्न के निकट हुआ है। चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके पास पेरेंटल स्टार, एस्टेरॉइड्स, स्केपिंग गैसेस और आउटर प्लैनेट्स। तो बताना है कि स्थलीय ग्रहों का निर्माण किसके निकट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा पेरेंट स्टार। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पेरेंट स्टार, जनक तारा। याद रखिएगा, सूर्य जो है सोलर सिस्टम के केंद्र में, और सूर्य को जो स्थिति है ये जनक तारे के रूप में है, जनक तारे के रूप में।
तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सूर्य की स्थिति कैसी है या क्या है। तो सूर्य जो है, जनक का मतलब क्या होता है? पिता। जनक का मतलब पिता होता है, और पिता जो है अपने परिवार का सभी दायित्वों का निर्वहन करता है। परिवार में कुछ भी घटना घटित होता है उसके लिए उत्तरदायी किसको माना जाता है? पिताजी को माना जाता है, मालिक को माना जाता है। तो आपके पिताजी आपके घर के मालिक है, यदि दादाजी नहीं है तो याद रखिए यहाँ पे सूर्य जो है उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और सूर्य जो है प्रधान सदस्य है, और इसकी स्थिति जो है सौर मंडल में वो जनक तारे के रूप में है। तो सही आंसर होगा जनक तारा। स्थलीय ग्रहों का निर्माण निम्न के निकट हुआ है, तो याद रखिएगा पेरेंटल स्टार होगा, पेरेंट स्टार होगा, जनक तारा होगा। चलिए अगला सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following is the largest recognized constellations? तारा मंडल से आपसे सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त तारा मंडल है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डोरेडो, क्रक्स, हाइड्रा, एंटीला। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त जो है तारामंडल हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा को याद रखिएगा, सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त तारा मंडल हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा को ध्यान में रखना है। अब तारामंडल से कभी कभी सवाल पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तारामंडल तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितना है, कुल तारामंडल। तो याद रखिएगा कुल तारामंडल 89 है। कुल तारामंडल कितना है? 89। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा 88, 88। तो याद रखिएगा मान्यता प्राप्त जो है, मान्यता प्राप्त ये 18 है, मान्यता प्राप्त 88 है। जबकि याद रखिएगा कुल ज्ञात यदि पूछ दिया जाए, है ना, ज्ञात कुल तारामंडल तो 89 है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितना है? तो 88 है। ऐसा आप बुक में भी कंफ्यूजन देखे होंगे, तो इस कंफ्यूजन को आज दूर कर लीजिए। ठीक है, दोनों भी होगा, यदि ऑप्शन में दोनों हो जाएगा तब पर भी कुल यदि पूछ देगा तो याद रखिएगा 89 ही करेंगे। बाकी ये विवाद का विषय हो जाएगा यदि दोनों दिया जाएगा तो। ऐसे 89 कहीं पे माना जाता है, कहीं पे 88 माना जाता है। ऑप्शन में देख लीजिएगा 88 है तो 88 होगा, 89 है तो 89 होगा, क्योंकि ज्ञात कितना है? 89। ठीक है, जबकि मान्यता प्राप्त कितना है? 88। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त तारामंडल है? तो हाइड्रा है। अब यहाँ पे बात आता है कि तारामंडल है क्या, ये भी तो जानना है, क्योंकि भूगोल में क्या है, क्यों है, ठीक है, कहां है, ये अध्ययन करते हैं। व्हाट क्या है, वाई क्यों है, वेयर व्हाट वेयर वाई, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा तारामंडल क्या है? तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, विभिन्न समूहों के द्वारा निर्मित ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति। ठीक है, और याद रखें उदाहरण के तौर पे, और सभी को नहीं जानते होंगे तो सप्तऋषि को जानते होंगे, सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि, हंटर, ठीक है, सप्तऋषि हो गया, हंटर हो गया, ये सभी जो है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, which one of the following units is used by astronomers for measuring larger stellar and extra galactic distance? ठीक है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फॉर यूजिंग लार्ज स्टेलर एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस। तो कौन सी इकाई, ठीक है, कौन सी इकाई खगोलविदों द्वारा बड़ी तारकीय और बाह्य आकाशगंगा दूरी मापने के लिए उपयोग की जाती है, आपके पास है। तो आपको बताना है कि किस खगोलीय विदों द्वारा तारकीय और बाह्य आकाश दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके पास विकल्प है फैदम, नॉट, एम्पियर और प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा, लाइट ईयर से सवाल पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये भी सवाल पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे और अलग अलग यूनिट है, पारसेक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो सबको भी ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष के अलावे आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछा जा सकता है, इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए, पारसेक से भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, पारसेक क्या है? तो दूरी की मापने की जो सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष है, ये याद रखना है। ठीक है, पारसेक बराबर, तो यहाँ सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाएगा खगोलीय इकाई है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोला जाता है। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, यही। तो खगोलीय इकाई भी पूछा जाएगा। तो 3 यूनिट आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष याद रखना है, पारसेक याद रखना है, खगोलीय इकाई याद रखना है। ठीक है, यही 3 यूनिट यूज किया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 14 नंबर क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेबुला रेफर्स टू। किसी तारे के जीवन चक्र में नेबुला अवस्था से तात्पर्य है। आपको बताना है कि तारे के जीवन चक्र में नेबुला अवस्था का मतलब क्या है, नेबुला क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, धूल और हाइड्रोजन का बादल। द आउटर सेल ऑफ अ स्टार, किसी तारे का बाहरी आवरण। द स्टेज व्हेन द आउटर लेयर एक्सपेंड, कूल डाउन एंड बिकम लेस ब्राइट, वह अवस्था जब बाहरी परतें फैलती है, ठंडी होती है और कम चमकीली होती है। द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, उसके जीवन की अंतिम अवस्था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए होगा। ठीक है, आपको बताए थे कि धूल कण और हाइड्रोजन का जो बादल है, धूल कण और गैस का जो बादल है प्रारंभिक ब्रह्मांड में विद्यमान था भंवर के रूप में, उसी को निहारिका कहते हैं। तो सही आंसर ये होगा। ठीक है, इसके अलावे तारे का निर्माण भी निहारिका से ही संलयन प्रक्रिया के द्वारा हुआ, जिसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होता है। इसके अलावे 1.44 ms यानी विस्फोट करने के पश्चात जो द्रव्यमान बचता है नाभिक का, उसके बारे में चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया था कि 1.44 ms को क्या कहते हैं? ms का मतलब मास ऑफ सन, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो विस्फोट के पश्चात यदि वह सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 ms होगा तो छोटा तारा बनेगा। और छोटा तारा का अंतिम अवस्था क्या है? तो व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ, जिसको फोसिल स्टार भी कहते हैं, श्वेत वामन है। और श्वेत वामन अंततः काला वामन में परिवर्तित होता है।
जबकि विस्फोट के पश्चात जो है यदि द्रव्यमान कितना बचा, द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना या 3 गुना हो गया, ठीक है, तो वह बड़ा तारा बनेगा। और बड़ा तारा की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से तारे के जीवन चक्र के बारे में हम आप लोग को पूरा बताए हैं, जो लोग भी क्लासेस किए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तारे के रंग से दर्शाया जाता है? तो याद रखिएगा, तारे का रंग उसके सतह के तापमान को बताता है, सतह के तापमान को बताता है, ठीक है। तारा का रंग उसके सतह के तापमान को बताता है। यदि नीला दिख रहा है तारा, इसका मतलब सतह का तापमान क्या है? ऊंचे है। यदि वो पीला दिख रहा है तो मध्यम है। यदि वह लाल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? निम्न तापमान है। क्योंकि जब तारा का निर्माण के पास जैसे जैसे आयु बीतते जाता है और ठंडा होता है, जब तारा लाल कलर का दिखाई पड़ने लगता है तो उसको रेड जायंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, तारा का रंग उसके सतह के तापमान को बतलाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? तापमान, ठीक है। तारा का रंग उसके सतह के तापमान को बतलाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा तारे के रंग से दर्शाया जाता है, तो उसके तापमान को दर्शाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखें 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है, आप सभी जानते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ये हो गया। बाकी ज्योतिष आप लोग जान ही रहे, ज्योतिष के बारे में आपको बताए थे, ज्योतिष विज्ञान के बारे में, कि विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ज्योतिष विज्ञान करता है, ठीक है। अलग अलग ग्रह है और उसके अलग अलग प्रतिनिधि रंग भी है। जैसे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को काला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये नेपच्यून को और यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रह का अलग अलग रंग भी है और अलग अलग पेड़ भी उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कुश हो गया, दूब हो गया, ये सब, ठीक है, अकमन हो गया, ये सभी जब आप पूजा वगैरह करिएगा तो उसमें 9 ग्रह की लकड़ी मिलती है, सब में उसका नाम लिखा रहेगा, कौन सा ग्रह किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन ज्योतिष विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। ये तो ज्योतिष विज्ञान याद रखिएगा, विभिन्न ग्रहों का प्रभाव। सिस्मोलॉजी बोला जा रहा है तो भूकंपों का अध्ययन है, ठीक है। भूकंपों के साइंटिफिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़े, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य का सबसे निकट का तारा आपको बताना है। सूर्य का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार इज कॉल्ड, गैस धूल और अरबों तारों के विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है। चलिए आपके पास विकल्प है, ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगा और सौर मंडल। तो इसका सही आंसर होगा आकाश गंगा, ठीक है। गैस धूल और अरबों तारों के विशाल संग्रह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा में सभी जो तारे हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़े होते हैं। और आकाश गंगा के बारे में याद रखिएगा, ब्रह्मांड में आपको बता दिए, ब्रह्मांड में 100 बिलियन आकाश गंगा है, 100 बिलियन आकाश गंगा है, ठीक है। और सोलर सिस्टम जिसका भाग है, ठीक है, सौर मंडल किसमें स्थित है?
सौरमंडल, तो याद रखिएगा इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, यदि यही इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे भी कहा जाता है, मिल्की वे, दुग्ध मेखिला भी बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, सोलर सिस्टम या सूर्य जो है मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का भाग है, उसी में स्थित है। इसके अलावा पूछा जाएगा पड़ोसी आकाशगंगा, तो पड़ोसी आकाशगंगा याद रखिएगा, पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी है, देवयानी एंड्रोमेडा, देवयानी को एंड्रोमेडा बोलते हैं। तो आकाशगंगा से सवाल हो सकता है। पूरे ब्रह्मांड में 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं, और आकाशगंगा जो है तारों का समूह है। एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन आकाशगंगा और एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारा है। सूर्य किस आकाशगंगा का भाग है या सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी या उसी को मिल्की वे कहते हैं। इसके अलावा हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, तो जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। चलिए अगला सवाल, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, तो हाइड्रोजन है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि भूपर्पट्टी में क्या है, भूपर्पट्टी में। ठीक है, भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा क्या है, तो भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। कभी कभी पूछा जाएगा संपूर्ण पृथ्वी में क्या है, संपूर्ण पृथ्वी, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा है। तो ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो यहां से 3 सवाल आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन। भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। इसके अलावा पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा। चलिए अगला सवाल, 20 नंबर क्वेश्चन, द अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। अर्थ का रेडियस आप लोग को बताना है, त्रिज्या बताना है। तो याद रखिएगा 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का त्रिज्या कहीं कहीं पे 6400 किलोमीटर रैंडम लिखा रहेगा, तो सही आंसर डी है। ठीक है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आइए, Which of the following order of planet is correct as per distance the increasing order from the earth। पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पृथ्वी से दूरी के क्रम में पूछा जा रहा है। तो हम आपको दोनों बता देते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी का क्रम, दूरी का क्रम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यही है। ठीक है, बुध, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण और ये वरुण। ये तो हो गया सूर्य से। आपको बताना है पृथ्वी से। ठीक है, कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है। देखिए पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का
वीनस, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? वीनस है। उसके बाद मार्स है, वीनस, मार्स। उसके बाद मरकरी। तो इसका सही आंसर होगा बी, सही आंसर होगा बी, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका बी होगा। क्योंकि पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में, पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बी सही होगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, व्हेन सोलर इक्लिप्स डज टेक्स प्लेस, आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब लगता है। व्हेन द सन इज बिटवीन द मून एंड द अर्थ, जब पृथ्वी चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है। व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। व्हेन द मून डज नॉट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए आप लोग को ट्रिक बता देते हैं। सूर्य ग्रहण के लिए आपको 50 याद रखना है। सूर्य ग्रहण के लिए क्या याद रखना है? 50 याद रखना है, यानी बीच में चांद है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आगमन होता है, मून का आगमन होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो अब बताइए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कैसे होगा भाई? व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। देखिए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब दूसरा है आपका, ये तो सूर्य ग्रहण वाला हो गया, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के लिए 50 याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर आपको मिल गया सी। कभी कभी हम यहाँ पे सूर्य ग्रहण पूछे आपसे, चंद्र ग्रहण पूछ दिया जाएगा, तो चंद्र ग्रहण के लिए चापस याद रखिएगा, ठीक है। चौ से चंद्र होता है तो चंद्र ग्रहण याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण के लिए क्या याद रखना है? ट्रिक, चापस याद रखना है, यानी बीच में पृथ्वी आएगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आगमन होता है, तो ये कौन सा स्थिति है? ये चंद्र ग्रहण का है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो 50 और चापस याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। 50 सूर्य ग्रहण में, चापस जो है चंद्र ग्रहण में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज पीरियड ऑफ अ सोलर साइकिल, सौर चक्र की औसत अवधि है, ठीक है। सौर चक्र की औसत अवधि है, तो सौर चक्र की औसत अवधि आप लोग को बताना है। आपके पास विकल्प है 5 इयर्स 5 वर्ष, 9 इयर्स 9 वर्ष, 11 इयर्स 11 वर्ष, 7 इयर्स 7 वर्ष। तो सौर चक्र की औसत अवधि 11, ठीक है। सौर चक्र की औसत अवधि 11 वर्ष, सही आंसर याद रखिएगा। इसके अलावा सौर कलंक की भी बात करेगा तो 11 इयर्स, ये भी याद रखिएगा। सौर कलंक क्या होता है? ठीक है, सौर कलंक याद रखिएगा। सौर कलंक, सूर्य में पाया जाने वाला काला धब्बा, सूर्य में पाया जाने वाला काला धब्बा को, ठीक है, सौर कलंक बोलते हैं। और याद रखिएगा इसका जो तापमान है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान जो है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि सूर्य के सतह का तापमान, याद रखिएगा सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड,
6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, कभी कभी पूछेगा सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि कोर का तापमान कितना है, सूर्य के कोर का तापमान कितना है, तो याद रखिएगा 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कोर का तापमान, सतह का तापमान। और सूर्य के सतह को क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर। याद रखिएगा, सूर्य के सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, फोटोस्फीयर। यही फोटोस्फीयर सबसे, ठीक है, हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो फोटोस्फीयर है वो हमेशा दिखाई पड़ता है, इसी को प्रभा मंडल भी बोलते हैं, फोटोस्फीयर को ही प्रभा मंडल बोलते हैं। और इसका तापमान जो है, यही सूर्य का सतह है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कोर का तापमान 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 24 नंबर क्वेश्चन। सनलाइट रीचेज द अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स। सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 18 सेकेंड। याद रखिएगा, 8 मिनट 18 सेकेंड आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे 8 मिनट लिखा हुआ है, तो 8 मिनट 18 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। और यदि कुल सेकेंड पूछ दिया जाए तो सेकेंड याद रखिएगा 500 सेकेंड बोला जाता है, राउंड में 500 सेकेंड बोला जाता है, तो ये 8 मिनट होगा। सही आंसर बी है, 8 मिनट 18 सेकेंड होता है। चलिए आज का अंतिम सवाल, हम लोग सभी 25 क्वेश्चन करते हैं एक सेशन में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, सेशन ज्यादा लंबा ना हो। तो आइए आज का अंतिम सवाल, ठीक है, ये 25वां क्वेश्चन है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। देखिए आपको बता दिए थे सूर्य का 6 लेयर है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य का कितना लेयर है, सन, इस सन का 6 लेयर। ठीक है, सबसे पहले कोर है, फिर फोटोस्फीयर है, नहीं, सबसे पहले जो है कोर है, कोर, उसके बाद है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, उसके बाद है कन्वेक्शन लेयर, कन्वेक्शन लेयर यानी संवहन मंडल, संवहन मंडल। ये याद रखिएगा, ये आंतरिक है, आंतरिक, आंतरिक परत। ठीक है, तो आंतरिक परत में क्या क्या होगा, 3 आंतरिक है, कोर है, रेडिएटिव जोन है और संवहन मंडल है। अब बाह्य देखिए, बाह्य परत में क्या क्या है, बाह्य परत में इसके बाद कन्वेक्शन के बाद फोटोस्फीयर होगा, फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर होगा, क्रोमोस्फीयर, और जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना। तो यही 6 लेयर बात किया जाता है। ठीक है, तो सूर्य की सबसे बाहरी लेयर कौन सा हुआ, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का सबसे बाहरी लेयर कौन सा है, कोरोना है। ठीक है, तो 6 लेयर है सूर्य में। ऐसे याद रखिएगा, जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें 3 लेयर का बात किया जाएगा। कौन कौन सा लेयर का बात किया जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। कोर का बात करेगा, और इसके अलावा फोटोस्फीयर का बात करेगा, फोटोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर का बात करेगा, और कभी कभी कोरोना का भी बात करेगा। याद रखिएगा, सही आंसर क्या है, कोरोना। बाहरी परत जो है सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ता है, हमेशा जो दिखाई पड़ता है फोटोस्फीयर है, और कोरोना को ही सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो याद रखिएगा 6 लेयर है सूर्य में। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को। चलिए।